गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही अगला टॉपिक्स कर रहे हैं, बोर एटॉमिक मॉडल। देखो अब तक हमने सिंपल जे थॉमसन रदरफोर्ड से रिलेटेड कंसेप्ट हमने सोल्व आउट किए और उसी के अंदर रेडिएशंस को हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में अगर हम ये मान के चलें कि वेव्स की फॉर्म में रेडिएशन प्रोपगेट करें या पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो वेव की फॉर्म में भी स्टडी किया हमने, पार्टिकल्स की फॉर्म में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हमने। उसी की शॉर्टकमिंग को पूरा करते हुए या हमने जो लाइन स्पेक्ट्रा जो स्टडी किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन्स, उसी को यूज करते हुए नील बोर ने एक मॉडल को प्रपोज किया और उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? देखो अगर हम बात करें बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन, देखो किस किस के ऊपर बेस है, ये क्वांटम को एक्सप्लेन करेगा। तो फर्स्ट वन ये किसके ऊपर बेस है, क्वांटम थ्योरीज के ऊपर, और सेकंड वन किसके ऊपर है, ये क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो हमें ये मैथमेटिकली रिलेशंस एक्सप्लेनेशन बेटर वे में दे रहा है जो हम अब तक जो मॉडल्स पढ़े। तो अगर हम नोट डाउन करें, कई बार पूछ लेते हैं किसके ऊपर बेस है, किसके अनुसार इसको एक्सप्लेनेशन मिली, तो नील बोर का एटॉमिक मॉडल है दैट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरीज। फर्स्ट वन किसके ऊपर बेस है, ये क्वांटम थ्योरीज के ऊपर, और सेकंड वन ही किसी के अनुसार बेस है, किसके अनुसार प्रपोज किया गया, ये क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स जो हम हायर क्लास में पढ़ते हैं। अब इसी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो जनरल वे में हमने 9th क्लास में भी बोर मॉडल पढ़ा था जिसके अंदर सिंपली हम स्टडी करते, जिस तरह से हमने डिटेल से रदरफोर्ड मॉडल्स को स्टडी किया वैसे नील बोर को डिटेल से स्टडी करेंगे हम। आज सिंपली कर लेते हैं कि मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से दिए थे, यानी अगर हम स्टडी करें मेन पोस्टुलेट यानी मेन पॉइंट्स कौन कौन से दिए थे नील बोर ने रिलेटेड टू एटम स्ट्रक्चर्स, की एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नील बोर ने हमें कौन कौन से पॉइंट दे, उन्हीं को हम स्टडी करते हैं मेन पोस्टुलेट्स। देखो सिंपली जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एटम्स क्या है, स्फेरिकल है, एटम्स के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। उसी के अंदर अगर जनरल वे में लेके चले तो नील बोर ने हमें क्या दिया, एटम इज spherical in which nucleus present at the center, nucleus present at center of an atom, किसी एटम के सेंटर में होगा न्यूक्लियस। इसी के साथ ये कहें हम कि एटम ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम ये भी राइट अप कर सकते हैं, देखो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा है आपका, न्यूट्रल दैट हैव नो चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी और न्यूट्रॉन भी। अब अगर साइज की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, वेरी स्मॉल है, और उस स्मॉल साइज के अंदर ही क्या है,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम, है ना। वो कंपेयर हम कर चुके हैं, रदरफोर्ड ने भी साइज को कंपेयर किया था कि अगर साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर्स है तो 10⁻⁻15 मीटर क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। या ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स लार्जर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना। ये हम स्टडी वहां कंपेयर करके कर चुके हैं। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स पाथ नहीं दिया था रदरफोर्ड ने, लेकिन या नील बोर ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए सर्कुलर पाथ, है ना। इसकी जो पोस्टुलेट थी वो क्या कहा इसने, देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो किसमें है, न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड है। कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे हमने, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन कहाँ, ऑन ए सर्कुलर पाथ। किस पे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए सर्कुलर पाथ, ना। अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है तो रदरफोर्ड ने बता दिया, लेकिन कहाँ, किस पाथ पे, ये नहीं बताया था। तो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए सर्कुलर पाथ। और जो ये सर्कुलर पाथ यूज कर रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ के लिए वर्ड यूज किया नील बोर ने, ऑर्बिट। ए सर्कुलर पाथ ये कहें कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके सराउंडिंग अगर देखें हम, इस तरह से सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ को क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट, या हम इसी को अभी क्या बोल देते हैं, सेल। और जो सेंटर में ये कंसीडर किया दैट इज न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस की साइज इन कंपेयर टू साइज ऑफ एटम्स क्या होती है, वेरी स्मॉल। अब ये मान के चले इसने इस सर्कुलर पाथ को नाम दे दिया क्या, ऑर्बिट। अब इसके बाद देखो एक लिमिटेशन रदरफोर्ड की थी कि अगर सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है तो अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस लिमिटेशन को भी सॉर्ट आउट कर दिया नील बोर ने। इसने कहा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो नेक्स्ट वन इसका पोस्टुलेट लिखते हैं हम, देखो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो कैंसिल आउट कौन कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है। देखो इसी के फॉर्म में अगर हम पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इसी के अंदर अपना नेक्स्ट वन हम स्टडी कर रहे हैं। देखो अगर सेंटर में अपना न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है, Ze पॉजिटिवली चार्ज, देखो हम प्रोटॉन को कंसीडर करके चल रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ आपके पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेट इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये हमने किसी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर दिया है। अब इस केस में देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा अपोजिट चार्ज के बीच में। दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं किसी चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोलोमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से हम इसको स्टडी करते हैं, तो ये ऑपरेट करेगा। तो इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि ये
सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। इस रोटेशन की वजह से देखो इस सर्कुलर पाथ पे अगर रन अप कर रहा है तो जब कोई भी बॉडी अराउंड ए सेंटर ऑफ पॉइंट रोटेट कर रही है तो इस केस में इस मोशन की वजह से यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऑपरेट लग रहा है टूवर्ड द सेंटर, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपरेट करता है। और अगर हम एटम की बात करें तभी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी मान लो हमने ये बॉल ले ली है और कोई भी पर्सन ये मान के चले अपनी हैंड में लेके इस बॉल को रोटेट कर रहा है रोप के साथ, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो लग रहा है। इसी केस में अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, ये हमने कंसीडर कर लिया न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जस्ट अपोजिट यहाँ फोर्स जनरेट हो जाता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे रिवॉल्व करता है। और इसी के बीच में जो अपोजिशंस है, इसी से यहाँ इसके अंदर अगर हम कहें तो कुछ ना कुछ स्पीड्स क्रिएट हो जाती है और उसी की वजह से ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स हम ये कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शंस को कैंसिल आउट कौन कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron is equal to centrifugal force। देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट और इलेक्ट्रॉन नॉट मर्ज इन न्यूक्लियस। और एक कुछ ना कुछ पार्टिकुलर v स्पीड से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो ये रदरफोर्ड की जो शॉर्ट कमिंग थी वो किसने आपकी पूरी कर दी है? नील बोर ने। इसलिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के अंदर मर्ज नहीं होता और उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर इसी में नेक्स्ट अगर पॉइंट हम बात करें कि सर्कुलर पाथ पे अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कौन से पाथ पे? ये पाथ हमने यहाँ जनरेट किया, ये पाथ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इससे और दूर भी हो सकता है, तो कौन से पाथ पे रिवॉल्व करेगा? ये भी हमें क्या एक्सप्लेनेशन दी नील बोर ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट पाथ पे रिवॉल्व करेगा। यानी अगर हम ये कहें आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ, क्योंकि अगर सेंटर में एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट में जिसको आप न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हैं, तो इस सेंटर के अराउंड तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि कौन से पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो हमें नील बोर ने एक एंगुलर मूवमेंट से जोड़ के रिलेशन दिया कि कौन से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दैट सर्कुलर पाथ, उसी सर्कुलर पाथ उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मूवमेंट h/2 पाई के बराबर हो या इसका मल्टीपल हो। तो क्या राइट अप करेंगे हम? आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ या सर्कुलर पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ओनली दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट which have angular movement
2h/2 और इट्स मल्टीपल, वेयर एंगुलर मोमेंटम अपना क्या होता है, mvr, मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, रेडियस कितनी है, किस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मूवमेंट क्या हो, इक्वल टू h/2 और देयर मल्टीपल। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, देखो एंगुलर मूवमेंट mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2। अब n की वैल्यू आपका कौन सा भी ऑर्बिट हो सकता है, दैट मीन्स n इज एनी इंटीजर 1 2 3 4। अब इसके केस में ये हो गया, यानी h/π का एक कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगुलर मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, क्वांटाइज होगी। n की वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम is quantized, it never be have a fractional value, कभी भी फ्रैक्शन नहीं मिलेगी, ये आपको क्वांटाइज की फॉर्म में ही मिलेगा। क्वांटाइज की फॉर्म में क्या कह सकते हो, देखो आपकी एंगुलर मूवमेंट की वैल्यू h/2 हो सकती है, या n की वैल्यू 1 पुट कर दें, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2h/2 हो सकता है, या 3h/2 हो सकता है, या आप कहें कि 4h/2, यानी ये कुछ ना कुछ मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में चलेगा। नेक्स्ट वन इसने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहेगा, और इसके लिए सबसे पर्टिकुलर ऑर्बिट क्या रहेगा, देखो अगर हम इसमें यहाँ राइट अप करें, जैसे आपका k l m n o p जो हमने 9th में पढ़ा था, इनको ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, यानी कौन सा सर्कुलर पाथ है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहेगा, अगर सबसे स्टेबल है तो उसकी फर्स्ट सेल होगी ग्राउंड स्टेट होगी। तो नेक्स्ट वन इसने हमें क्या पोस्टुलेट दिया, देखो अगर इसे मॉडल्स को कंसीडर करके देखें, इसी केस में नेक्स्ट वन पोस्टुलेट हमें क्या मिला, देखो कि बाय द टाइम कितने समय तक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहेगा, यानी ये कहें जिसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, और इस क्वांटाइज एंगुलर मोमेंट का जो हमारे पास ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट को हम किस नाम से पढ़ते हैं, जनरली स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे उसको हम, या उसी की स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे, यानी एक फिक्स स्टेट होगी। अब उसी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर कितनी देर तक रहेगा, वो क्या होगा, देखो जैसे जैसे टाइम पास आउट तो कहेंगे, तो बाय द टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, रिमेन इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट, इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट, इट नाइदर लूज और नॉर गेन एनर्जी। और ये वन ऑफ द ऑर्बिट हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर अगर है, एक क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट के अंदर, तो कहेंगे जब तक एक पर्टिकुलर टाइम तक इलेक्ट्रॉन उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा, इट डज नॉट लूज एनर्जी, इट डज नॉट लूज एनर्जी। दैट मीन्स देखो अगर एनर्जी लूज ही नहीं कर रहा तो वो किस में होगा, सबसे लोवेस्ट में, और अगर लूज एनर्जी नहीं कर रहा है दैट मीन्स क्या होगा, जो आपका स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो हम क्या कहेंगे, अगर एनर्जी लूज ही नहीं कर रहा दैट मीन्स
state or you can say normal state. क्या हो जाएगा वो, ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हमने ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट की कह रहे हैं, दैट मीन्स वो सबसे लोअर वन ऑर्बिट में, और ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल होगा। ये भी ध्यान रखना है, कई बार हमसे पूछ लेंगे कौन से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो क्या कहेंगे, एट द ग्राउंड स्टेट, एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट स्टेबल। और कोई भी चीज मोस्ट स्टेबल कब होती है, जब उसकी एनर्जी मिनिमम हो, और पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशंस। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और मिनिमम होगी तो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। इसी केस में अगर हम एनर्जी की बात करें तो किसी पार्टिकुलर स्टेट में एनर्जी भी क्या होगी, इसी की फिक्स होगी। तो क्या राइट अप कर सकते हैं, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट वन पोस्टुलेट अगर राइट अप करें तो हम राइट कर सकते हैं, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट is stationary orbit associated with fixed amount of एनर्जी। वो क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। यानी अगर हम बात करें कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, सेकंड में है, थर्ड है, तो हर की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। एनर्जी का अगर ऑर्डर देखें तो देखो ग्राउंड स्टेट में इसकी मिनिमम एनर्जी है, मोस्ट स्टेबल है। तो जैसे जैसे हम अपर में जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस केस में ये भी राइट अप कर सकते हैं हम, यानी अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर के सेल के लिए ये एनर्जी एल सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, या एनर्जी एम के लिए है, या एनर्जी एल, दैट मीन्स जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट हायर में जाता जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो कई बार एग्जाम में सीधा एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट के बराबर है, एल के बराबर, एन के बराबर, एंड सो ऑन। अगर हम ये कहें कि वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरह से कई बार अगर डिफरेंस को जनरेट करें, यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर स्टेट में जा रहा है तो इस केस में हम डिफरेंस इन एनर्जी निकालते। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करके। दैट मीन्स मान लो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कंसीडर किया, इस इलेक्ट्रॉन ने ये ई फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, और जैसे ही एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो ये एक्साइटेशन स्टार्ट करेगा। ये एक्साइटेशन फर्स्ट सेल में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, या फोर्थ में भी हो सकती है। तो जो एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है तो इस केस में हम डिफरेंस इन एनर्जी निकालते हैं। यानी जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो ये लोअर से हायर में क्या शो करेगा, एक्साइटेशन शो करेगा। और जब भी हमने चेंज इन एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट से कैलकुलेट करेंगे। इसी केस में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है अभी और ये क्या करता है, ई अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर देता है। एनर्जी इमिट करने के बाद ये क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट में आना स्टार्ट कर देगा। यानी दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और अगर लोअर से हायर में जा रहा है दैट मीन्स उसने एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या किया है, अब्जॉर्ब किया है। अब इसी फॉर्म में एनर्जी के बाद हमसे डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो देखो जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसी डिफरेंस की फॉर्म में एक हमसे पूछ लेते हैं
ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस। तो अगर हम फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं तो अपना क्या हो जाएगा, E2 से E माइनस, हाइयर टू लोअर माइनस करना है हमने, या आपका थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो E3 माइनस E2 हो जाएगा, या फोर्थ से थर्ड में आ रहा है, या हम ये कहें कि फिफ्थ से फोर में आ रहा है। अगर आपने एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो लोअर ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हायर देन, हायर ऑर्बिट के बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो ये भी हमने ध्यान रखना है, अगर एनर्जी डिफरेंस के केस में हमसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो भी हम इजीली ऑर्डर ध्यान रखना है। आगे इनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना भी सीखेंगे हम। तो इस केस में आप अब्जॉर्प्शन, इमिशंस डिफरेंट फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कौन सी पॉसिबिलिटी होगी एक्साइटेशन की या किस फॉर्म में एक्साइट करेगा, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब पोस्टुलेट आपने अपनी कॉपी करनी है, नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट वन वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नील बोर मॉडल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।